हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और अभी जो हम पढ़ेंगे वो करंट अफेयर्स और एमपी जीके से रिलेटेड सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। ये कंप्लीटली लेक्चर जो होगा वो परीक्षा धाम बुक से होगा, जिसमें आज हम मध्य प्रदेश की योजनाओं के बारे में, मध्य प्रदेश के बजट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश योजना में मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं योजना है। योजना कब से शुरू हुई है? 1 अप्रैल 2011 से मसाला क्षेत्र विस्तार योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2011 से हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? मसाला उत्पादन करने वाले सभी किसानों को आर्थिक सहायता देना। और ये कौन से मंत्रालय या विभाग के द्वारा चलाई गई ये योजना है? तो उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा ये योजना को चलाया गया है। इसके बाद बात करते हैं स्वच्छता संग्राम अभियान के बारे में। स्वच्छता संग्राम अभियान 1 सितंबर 2015 को लागू किया गया, प्रारंभ किया गया। तो कब से शुरुआत की गई है स्वच्छता संग्राम अभियान की? तो 1 सितंबर 2015 से। और इसका उद्देश्य है स्वच्छता संग्राम अभियान का कि खुले शौच से मुक्ति पाना। और मंत्रालय कौन से मंत्रालय द्वारा चलाया गया है? तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के बारे में। 14 अप्रैल 2016 को चलाया गया। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना 14 अप्रैल 2016 को चलाया गया। मंडियों में ऑनलाइन विक्रय को बढ़ावा देना। तो ये जो मंडियों में ऑनलाइन विक्रय को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना चलाया गया। और मंत्रालय क्या है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। इसके बाद डिजिटल डाकिया 14 जनवरी 2017 को चलाया गया डिजिटल डाकिया। और कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ये चलाया गया है। और कहाँ से प्रारंभ किया गया है? तो इंदौर से प्रारंभ किया गया है। डिजिटल डाकिया जो योजना है इसका प्रारंभ कहाँ से किया गया है? इंदौर से किया गया है। और इसका मतलब क्या है? डिजिटल डाकिया का उद्देश्य क्या है? तो कैशलेस लेन देन को क्या करना? बढ़ावा देना। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश सिंगल क्लिक पेंशन वितरण योजना के बारे में। 1 अक्टूबर 2017 को चलाया गया। सभी योग्य वृद्ध पेंशनरों को एक ही क्लिक से उनके बैंक खातों में सीधे पेंशन भेजना ही मध्य प्रदेश सिंगल क्लिक पेंशन वितरण योजना का उद्देश्य है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के अवसर पर भोपाल शहर से इसको क्या किया गया है? प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट अगर हम योजना देखें तो स्मार्टफोन वितरण योजना, जो कि 2017 से प्रारंभ की गई। सभी वर्गों के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन का वितरण करना ही क्या है? इसका उद्देश्य है। इसके बाद हम बात करते हैं मुख्यमंत्री भावांतर योजना। तो मुख्यमंत्री भावांतर योजना की शुरुआत कब हुई है? तो मुख्यमंत्री भावांतर योजना 2017 से शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? मंडी में भावों के उतार चढ़ाव से किसानों को बचाना। और इसको किसके द्वारा चलाया गया? कौन से विभाग के द्वारा? तो किसान कल्याण एवं कृषि विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना 23 दिसंबर 2017 को। मध्य प्रदेश आहार अनुदान की बात करें तो 23 दिसंबर 2017 से प्रारंभ किया गया। पिछड़ी जनजाति की महिलाओं को 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देना ही मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना का क्या है? उद्देश्य है। और इसे किस विभाग के द्वारा चलाया गया है? तो जनजाति कार्य विभाग के द्वारा चलाया गया है। इसके बाद बात करते हैं गोपाल पुरस्कार योजना 2017-18 में चलाया गया, प्रारंभ किया गया। और देसी नस्ल के पशु और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना ही क्या है? गोपाल पुरस्कार योजना का उद्देश्य है। और किस विभाग के द्वारा चलाया गया? तो पशुपालन विभाग के द्वारा चलाया जा रहा। इसके बाद बात करते हैं संबल योजना, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 3 जुलाई 2018 को। संबल योजना की शुरुआत कब हुई है? 3 जुलाई 2018 को हुई है। और बीपीएल परिवारों को प्रति माह 200 रुपए की लागत से बिजली उपलब्ध कराना। तो संबल योजना का संबंध किससे है? बिजली उपलब्ध कराना। 200 रुपए की लागत से बिजली, परिवार को हर महीने 200 रुपए की लागत से बिजली क्या कराना? उपलब्ध कराना। किसे? बीपीएल परिवारों को। और ये किसके द्वारा चलाया गया है? तो श्रम विभाग के द्वारा ये संबल योजना को चलाया गया है। और कब चलाया गया है? तो 3 जुलाई 2018 को। इसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के बारे में 2.0। तो मुख्यमंत्री का जन कल्याण योजना, जिसे संबल 2.0 भी कहते हैं या 2.0 कहते हैं, 2018 में प्रारंभ किया गया। असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इसका क्या है? उद्देश्य है। और मध्य प्रदेश असंगठित शहरी और ग्रामीण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा ये योजना चलाई गई। इसके बाद अगली योजना चलते हैं बस सूत्र सेवा योजना। 23 जून 2018 को चलाई गई। प्रदेश के 20 चयनित शहर में सूत्र सेवा बस योजना का संचालन करना। और किसके द्वारा चलाई गई? तो नगरीय विकास एवं आवास विभाग के द्वारा ये योजना चलाई गई। इसके बाद बात करते हैं चरण पादुका योजना के बारे में। अप्रैल 2018 से चलाई गई। कब से चलाई गई है? अप्रैल 2018 से चलाई गई है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को जूते और चप्पल उपलब्ध कराना ही क्या है? तेंदुपत्ता संग्राहकों को जूते चप्पल उपलब्ध कराना चरण पादुका योजना का क्या है? उद्देश्य है। और इसे कब से शुरू किया गया? तो अप्रैल 2018 से शुरू किया गया है। इसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना। मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना की शुरुआत 2018 में की गई है। 18 से 79 ईयर्स तक की विधवाओं को 300 रुपए प्रतिमाह पेंशन देना। तो जो भी 18 से 79 ईयर तक की विधवाएं हैं उनको 300 रुपए प्रतिमाह पेंशन देना ही मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना का उद्देश्य है। 2018 में शुरू किया गया था। और किसके द्वारा ये कौन से विभाग द्वारा ये योजना चलाई गई है? तो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ये योजना चलाई गई है। इसके बाद बात करते हैं आकांक्षा योजना से संबंधित। आकांक्षा योजना 2018-2019 में चलाई गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है एग्जाम में। अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाने का लक्ष्य है। तो अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाने का लक्ष्य 2020 में शायद क्वेश्चन ये आया था आकांक्षा योजना से। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जनजाति कार्य विभाग के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के बारे में। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की बात करें तो 9 फरवरी 2019 को क्या की गई है? 2019 को इसकी शुरुआत हुई है। युवा स्वाभिमान योजना 9 फरवरी 2019 को।
21 से 30 वर्ष आयु के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण देना ही क्या है, युवा स्वाभिमान योजना का उद्देश्य है। शुरुआत 9 फरवरी 2019 और किसके द्वारा की गई है, तो कौशल विकास विभाग के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं वंदन योजना के बारे में, जो कि 2018 में शुरुआत की गई है। आदिवासी बुनकरों को चंदेरी, महेश्वरी और बाघ प्रिंट के विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण करवाना ही वंदन योजना का क्या है, उद्देश्य है। 2018 से शुरू की गई है और किसके द्वारा ये चलाई गई योजना है, तो जनजाति कार्य विभाग के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री मदद योजना, 12 अगस्त 2019 को चलाई गई है। जनजाति परिवार में बच्चे के जन्म तथा परिवार के सदस्य की मृत्यु 50 किलो गेहूं और चावल की सहायता दी जाएगी। और ये किसके द्वारा चलाई गई है, तो जनजाति कार्य विभाग के द्वारा चलाई गई है। और मुख्यमंत्री मदद योजना जो है वो 12 अगस्त 2019, और ये किसके लिए चलाई गई है, तो जनजातीय परिवार के बच्चों में अगर कभी जन्म होता है या परिवार के सदस्य की अगर कभी मृत्यु हो जाती है तो 50 किलो गेहूं और चावल की क्या दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। अब अगली योजना देखते हैं, जय किसान ऋण माफी योजना 2019 में चलाई गई। किसानों का अल्पकालिक ऋण माफ करना ही इसका क्या है, जय किसान ऋण माफी योजना का उद्देश्य है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में ये क्या की गई है, योजना चालू की गई है। इसके बाद बात करते हैं जीवन अमृत योजना के बारे में। 28 अप्रैल 2020 को ये क्या की गई है, शुरुआत की गई है अमृत योजना की। तो जीवन अमृत योजना की शुरुआत कब की गई है, 28 अप्रैल 2020 को। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए निःशुल्क त्रिकूट चूर्ण का वितरण ये किसके द्वारा हुआ है, आयुष विभाग द्वारा ये योजना चलाई गई है। तो जीवन अमृत योजना अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि इसकी शुरुआत 28 अप्रैल 2020 को हुई थी। क्यों हुई थी, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए, ये इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमारी बॉडी के निःशुल्क त्रिकूट चूर्ण का क्या किया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट योजना देखते हैं, बफर में सफर योजना 4 अगस्त 2020 को चलाई गई। प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए बफर जोन का निर्माण और उन्हें 12 महीने खुले रखना, तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना चलाई गई है। इसके बाद ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना, तो ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना 8 जुलाई 2020 को प्रारंभ की गई। प्रवासी मजदूरों एवं पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए का ऋण सरकार की गारंटी पर उपलब्ध कराना। तो ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर मतलब जो ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके लिए प्रवासी मजदूरों एवं पथ विक्रेताओं को जो मतलब चल के सामान बेचते हैं उन्हें 10,000 रुपए का ऋण सरकार की गारंटी पर क्या कराना, उपलब्ध कराना। ये किसके द्वारा चालू की गई है, तो ये आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये जो योजना है वो शुरू की गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना की बात करें तो 15 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत की गई। कोरोना के दौरान प्रदेश के मजदूर जो अन्य राज्य में फंसे थे उन्हें भोजन दवाई के लिए 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ही इस योजना का क्या था, उद्देश्य था, मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना। इसके बाद अगली योजना की बात करें तो सौदा पत्र योजना 15 अप्रैल 2020 को शुरुआत हुई। सौदा पत्र योजना की किसानों की फसलों को मंडी के बाहर भी व्यापारियों द्वारा सही मूल्य पर खरीदवाना ही इस सौदा पत्र योजना का उद्देश्य है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा देवास से ये योजना क्या की गई है, प्रारंभ की गई है। तो किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, तो मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रारंभ की गई और कहां से, देवास से प्रारंभ की गई है। इसके बाद अगर बात करें तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 25 सितंबर 2020 को प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 25 सितंबर 2020 को प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश के किसानों को 4,000 रुपए से आर्थिक सहायता प्रदान करना ही इस मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का उद्देश्य है। और कौन से विभाग के द्वारा शुरुआत हुई है इस योजना की, तो राजस्व विभाग के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं स्टीम योजना के बारे में। तो स्टीम का अर्थ है एस से क्या लेना, एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग, ए से आर्ट्स एंड एम से मैथमेटिक्स। तो ये स्टीम योजना दक्षिण कोरिया की तर्ज पर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए स्टीम पद्धति लागू की जाएगी। और इसका जो मंत्रालय, कौन से मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की गई है योजना, तो स्टीम में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के टीचर मध्य प्रदेश के बच्चों को क्या करेंगे, प्रशिक्षण देंगे। इसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के बारे में। फरवरी 2021 असहाय बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों के घर पर खाद्यान्न आपूर्ति के लिए ये योजना चलाई जाएगी। कौन सी, आशीर्वाद योजना। 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति को इसमें क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। वैद्य आपके द्वार योजना 7 मई 2021 से प्रारंभ की गई है। कोरोना महामारी के दौरान आयुष क्योर मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे आयुष चिकित्सक की सेवाएं देना, ये किसके द्वारा शुरू की गई है, तो आयुष विभाग के द्वारा। वैद्य आपके द्वार योजना 7 मई 2021 में शुरू की गई है। इसके बाद बात करते हैं सीएम राइज योजना के बारे में। तो सीएम राइज योजना देखिए तो 11 जून 2021 को शुरुआत हुई। सीएम राइज योजना की शुरुआत 11 जून 2021 को हुई। छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, तो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही क्या है, सीएम राइज योजना की का उद्देश्य है। और किसके द्वारा ये प्रारंभ हुई है योजना, तो मध्य प्रदेश एजुकेशन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। इसके बाद अगली योजना देखें तो देवारण्य योजना 2021 में प्रारंभ की गई। आयुष औषधियों की सहायता से रोजगार को बढ़ाना, और किसके द्वारा शुरू की गई, आयुष विभाग के द्वारा। राशन आपके ग्राम योजना 15 नवंबर 2021 को प्रारंभ की गई। राशन आपके ग्राम योजना, इसका उद्देश्य क्या है, आदिवासी क्षेत्रों में जहां राशन वितरण मूल्य की दुकान नहीं है उन क्षेत्रों में राशन घर घर पहुंचाना। किसके द्वारा ये योजना चलाई गई है, तो खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 या 2.0 2 नवंबर
2022 को क्या की गई है, इस योजना को चालू किया गया है 2 नवंबर 2022 को। लाडली लक्ष्मी को कॉलेज में प्रवेश लेने पर 25,000 राशि प्रदान की जाएगी और अनाथ बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना में जोड़ा जाएगा। ये किसके द्वारा शुरू की गई है, तो महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। और 18 वर्ष के ऊपर की लाडली लक्ष्मी को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। तो ये लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का क्या है, उद्देश्य है। इसके बाद अगली योजना देखें तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022 में शुरू की गई है। प्रदेश के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा ये योजना चालू की गई है। तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022 में ही चालू की गई थी कि इसके उद्देश्य क्या था, तो प्रदेश के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। और किसके द्वारा चलाई गई है, तो एमएसएमई के द्वारा चलाई गई है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा। अब अगली हम योजना पढ़ेंगे टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना शुरुआत हुई है 6 सितंबर 2022 को। तो अगर हम ये जितनी भी योजनाएं यहाँ पर दी गई हैं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं फ्रेंड्स। तो इन योजनाओं को तो हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। तो टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना 6 सितंबर 2022 को शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति संवर्ग किसके लिए शुरू की गई है, अनुसूचित जनजाति संवर्ग के युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए। और ये जो टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना है, ये किसके विभाग के द्वारा शुरू की गई है, तो मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के बारे में। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना 6 सितंबर 2022 को प्रारंभ है और अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए ये योजना लाई गई है। और कौन से विभाग द्वारा, तो जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा। इसके बाद तीसरी योजना देखें, मेरा गांव मेरा तीर्थ, फरवरी 2022 में प्रारंभ किया गया। गांव को नशा मुक्त सामाजिक समरसता के साथ साथ गौवंश आधारित खेती और गौपालन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो मेरा गांव मेरा तीर्थ फरवरी 2022 में शुरू किया गया है। गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए सामाजिक समरसता के साथ साथ गौवंश आधारित खेती और गौपालन करने के लिए क्या करना, प्रोत्साहन करना। और ये जो मेरा गाँव मेरा तीर्थ योजना है, इसका प्रारंभ कहाँ से किया गया है, तो हरदा से प्रारंभ किया गया है। अब हम बात करते हैं अगली योजना जल मंदिर योजना, जिसकी शुरुआत 30 जनवरी 2023 को हुई। भू जल स्तर में सुधार लाना और रूफ टॉप हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना। तो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना और भूजल स्तर में सुधार लाना ही जल मंदिर योजना का उद्देश्य है, जिसकी शुरुआत 30 जनवरी 2023 को की गई। और ये जो योजना है, जल मंदिर योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है, बुरहानपुर से। इसके बाद बात करते हैं लाडली बहन योजना की, जो कि 5 मार्च 2023 को, ये अभी फिलहाल क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि लाडली बहन योजना की शुरुआत 5 मार्च 2023 को की गई। महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। और कौन से विभाग द्वारा ये शुरुआत की गई है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है, तो भोपाल से शुरुआत की गई है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में स्काई योजना भी कहते हैं। 2023 में इसकी शुरुआत हुई है। 12वीं आईटीआई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को 1 साल तक प्रशिक्षण के दौरान 8 से 10,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। इसके बाद ये किस विभाग के द्वारा लाई गई है, तो मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा इस योजना की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न अभियान के बारे में। तो विभिन्न अभियान में पहला अभियान जो हम पढ़ रहे हैं वो ममता अभियान है। तो ममता अभियान किससे संबंधित है, तो मातृ और शिशु मृत्यु दर की समस्या को समाप्त करने के लिए ममता अभियान चालू किया गया है। इसके बाद बात करते हैं लाडो अभियान। बाल विवाह की रोकथाम के लिए कौन सा अभियान लाया गया है, लाडो अभियान लाया गया है। लालिमा अभियान, एनीमिया रोग से मुक्ति के लिए कौन सा अभियान लाया गया है, लालिमा अभियान। गौरवी अभियान, घरेलू हिंसा बचाओ व महिला सम्मान के लिए जो अभियान लाया गया है वो कौन सा है, गौरवी अभियान है। इसके बाद अगले अभियान की ओर चले, आस्था अभियान। किस लिए लाया गया है, टीवी मलेरिया की रोकथाम हेतु आस्था अभियान का प्रारंभ किया गया है। सुपोषण अभियान, कुपोषण के खिलाफ आंगनवाड़ी को गोद लेने के लिए शुरू किया गया है। तो सुपोषण अभियान किस लिए है, कुपोषण के खिलाफ लड़ने के लिए आंगनवाड़ी को गोद लेने के लिए शुरू किया गया। मतलब मध्य प्रदेश सरकार जो है इन चीजों पर भी ध्यान दे रही है। अभी नेक्स्ट अभियान जो है वो कौन सा है, मुस्कान अभियान। महिला जागरूकता और उनके सम्मान के लिए जो चलाया गया है वो कौन सा अभियान है, मुस्कान अभियान। पंख अभियान, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के लिए जो अभियान चलाया गया है उसी को क्या कहा गया है, पंख अभियान। इसके बाद उदिता अभियान, तो किशोरियों को माहवारी के दौरान स्वच्छता के प्रबंधन की जानकारी देना ही क्या है, उदिता अभियान है। बाल संजीवनी अभियान, कुपोषण से संबंधित। चरण पादुका अभियान, प्रवासी मजदूरों से संबंधित है। इसके बाद सांस अभियान जो है, निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जो अभियान चलाया गया वो कौन सा है, सांस अभियान है। सुमन अभियान, हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को ट्रैकिंग कर उनकी सहायता के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है, तो सुमन अभियान चलाया गया है। स्पर्श अभियान, निःशक्त जनों को स्पर्श कार्ड प्रदान करना। ब्लू अभियान जो है, पर्यटन स्थलों को नीले रंग से बाल अधिकारियों के प्रति जागरूकता अभियान। तो पर्यटन स्थलों पर नीले रंग से बाल अधिकारियों के लिए बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया है, वो ग्लो ब्लू अभियान है, गो ब्लू अभियान। इसके बाद पोषण महोत्सव अभियान की बात करें तो महिला एवं बच्चों को पोषण से मुक्ति संबंधी जानकारी देना ही क्या है, पोषण महोत्सव अभियान है, जो कि 2020 से प्रारंभ किया गया है।
अब हम बात करते हैं प्रमुख योजनाएं और उनसे संबंधित मंत्रालय के बारे में। तो सौभाग्य योजना, उजाला योजना, उदय योजना और तरंग पोर्टल, ये सभी चीज़ें किन मंत्रालय के द्वारा लाई गई है? तो विद्युत मंत्रालय के द्वारा। सौभाग्य योजना, उजाला योजना, उदय योजना और तरंग पोर्टल, ये शुरुआत किसके द्वारा की गई है इन योजनाओं की? विद्युत मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद उज्ज्वला योजना, पेट्रोलियम और एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कौन सी योजना की? उज्ज्वला योजना की। जननी एक्सप्रेस योजना और मिशन इंद्रधनुष किसके द्वारा लाया गया? तो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा। लाडली बहन योजना, मंगल दिवस योजना और लाडली लक्ष्मी योजना, ये किसके द्वारा लाया गया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। सूरज धारा योजना, मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के द्वारा शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना और कल्याण विवाह सहायता योजना, सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग के द्वारा शुरुआत की गई है। इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुरुआत है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, राजस्व विभाग द्वारा शुरू किया गया है। आकांक्षा योजना, मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना, जनजाति कार्य विभाग के द्वारा। और सीएम हेल्पलाइन योजना, जो कि 31 जुलाई 2014 से प्रारंभ की गई है, वो लोक सेवा प्रबंधन विभाग के द्वारा क्या की गई है? शुरुआत है। अब हम मध्य प्रदेश सरकार योजना के बाद बात करेंगे केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में, जिसमें सबसे पहली योजना जो हम पढ़ेंगे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई और इसका उद्देश्य क्या था कि 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का क्या करना? निर्माण करना। और कौन से मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शुरुआत की गई है? तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरुआत हुई है। इसके बाद बात करते हैं पहल योजना। 1 फरवरी 2015 को प्रारंभ हुई पहल योजना। 1 फरवरी 2015 को एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में डालना ही क्या है? इसका उद्देश्य है। इसे डीबीटीएल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी योजना भी कहा जाता है। इसके बाद हम तीसरी योजना देखते हैं, हृदय योजना। हृदय का फुल फॉर्म जो है वो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना है। इसका प्रारंभ 21 जनवरी 2015 को किया गया और उद्देश्य क्या है? देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। और कौन से मंत्रालय द्वारा शुरुआत हुई है? तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना की शुरुआत की गई है। हृदय योजना कब शुरू की गई है? 21 जनवरी 2015 को। इसके बाद बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई। तो इसका उद्देश्य है लिंगानुपात को बढ़ाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। और कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं मुद्रा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जिसका फुल फॉर्म है। मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो एमएसएमई जो सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र होते हैं, उद्यम क्षेत्र होते हैं, उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना मुद्रा योजना का क्या है? उद्देश्य है। तो शिशु ऋण कितना मिलता है? 50,000 रुपये। किशोर ऋण इसमें 5 लाख रुपए और तरुण ऋण जो दिया जाता है वो 10 लाख रुपए तक का ऋण देने का क्या है? इस योजना में प्रावधान है। इसके बाद बात करते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में, जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई। 18 से 40 वर्ष आयु का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा ये योजना चालू की गई है। इसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो 9 मई 2015 को यह इस योजना प्रारंभ की गई। 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का क्या कर सकता है? लाभ ले सकता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत। और किसके द्वारा यह शुरुआत की गई? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई। 18 से 50 वर्ष के आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। यह किसके द्वारा किया गया है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। अब देखते हैं अमृत योजना के बारे में। अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका प्रारंभ 24 जून 2015 को किया गया। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाएं जैसे पानी की आपूर्ति, सीवेज, शहरी परिवहन का विकास शामिल है। और ये किसके द्वारा चलाया गया है? तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में, जिसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई। सिंगापुर की सहायता से 100 चयनित शहरों का क्या किया जाएगा? विकास करना ही इस योजना का उद्देश्य है। और ये जो योजना है ये आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट मिशन की बात करें, डिजिटल इंडिया मिशन, 1 जुलाई 2015 को इसका प्रारंभ किया गया। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता तक पहुंचाना ही इस मिशन का क्या है? उद्देश्य है। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जुलाई 2015 में शुरुआत हुई। 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। और कौशल विकास और एवं उद्यमिता मंत्रालय एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। इसके बाद बात करते हैं अगली योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, 25 जुलाई 2015 को शुरुआत हुई। सभी गांवों का विद्युतीकरण करना और विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना ही इस जो योजना का उद्देश्य है। और यह योजना विद्युत मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। इसके बाद बात करते हैं भारतमाला परियोजना के बारे में, जिसकी शुरुआत 31 जुलाई 2015 को की गई। इसके अंतर्गत आर्थिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर और इंटर कॉरिडोर, राष्ट्रीय कॉरिडोर, तटवर्ती सड़कों का क्या करना? आदि का निर्माण किया जाना है। और ये भारतमाला परियोजना किसके द्वारा लाई गई है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यह योजना का शुरुआत किया गया। भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब हुई है? तो 31 जुलाई 2015 को हुई है।
अब अगली योजना देखें, सागरमाला परियोजना, जिसकी शुरुआत 31 जुलाई 2015 को हुई। देश के 13 बड़ी बंदरगाहों में से 12 बंदरगाहों को सड़क परिवहन से जोड़ना ही सागरमाला परियोजना का क्या है, उद्देश्य है। किसके द्वारा, कौन से विभाग द्वारा सागरमाला परियोजना की शुरुआत हुई, तो जहाज रानी मंत्रालय द्वारा। बात करें सेतु भारतम योजना की, 4 मार्च 2016 को शुरुआत हुई। तो सेतु भारतम योजना की 4 मार्च 2016 को शुरुआत की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण करना ही सेतु भारतम योजना का क्या है, उद्देश्य है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई। उदय योजना की बात करें, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना जिसे कहते हैं, 5 नवंबर 2015 को शुरुआत की गई। इस योजना की विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार करना, और ये किस मंत्रालय द्वारा चलाई गई है, तो कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट योजना देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 1 मई 2016 को शुरुआत की गई, और इसका उद्देश्य है कि बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना, उज्ज्वला योजना का। और शुरुआत, ये जो उज्ज्वला योजना है कौन से मंत्रालय द्वारा ये लाई गई है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम योजना देखें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, 22 फरवरी 2016 को इस मिशन की शुरुआत करी गई। गांव का क्लस्टर आधारित विकास करना, और ये कौन से मंत्रालय के द्वारा लाई गई है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। और बात करें स्टैंड अप इंडिया, 5 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत की गई। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का क्या देना, लोन देना ही क्या है, उद्देश्य स्टैंड अप इंडिया का। और स्टैंड अप इंडिया कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अब चले देखें तो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, 1 जनवरी 2017 को शुरुआत हुई। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का उद्देश्य 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। और वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है, वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद उड़ान योजना की बात करें, उड़े देश का आम नागरिक, जिसका मुख्य लोगो है। तो अब बात करें 27 अप्रैल 2017 को शुरुआत हुई है। देश के आम नागरिकों को कम कीमत पर हवाई यात्रा कराना ही इसका उद्देश्य है। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा उड़ान योजना को क्या किया गया है, शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, 21 जुलाई 2017 को शुरुआत हुई है। 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की क्या गारंटी रिटर्न। तो वय वंदना योजना के तहत जो 60 या उससे अधिक आयु के वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी रिटर्न है इस योजना का मुख्य उद्देश्य। और इसे शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा इसको लाया गया है, इस योजना को। अब इस बात करते हैं दीक्षा पोर्टल, 5 सितंबर 2017 को शुरुआत हुई। शिक्षक को ट्रेनिंग उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य है, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा या शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई। बात करें सौभाग्य योजना की, 25 सितंबर 2017 को शुरुआत हुई। देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है, और विद्युत मंत्रालय द्वारा इसको लाया गया है। इसके बाद बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। तो स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। 3 नवंबर 2017 को शुरुआत की गई है। 6ठी से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाना और 600 रुपए प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। और ये जो स्पर्श योजना है वो लाई किसके द्वारा गई है, तो डाक विभाग एवं संचार मंत्रालय के द्वारा लाई गई है। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना, जिसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई। गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार, और इसकी शुरुआत कौन से विभाग द्वारा की गई, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना के बारे में, जिसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को हुई। इसका उद्देश्य था कि 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम है, वही योजना का क्या होगा, पात्र होगा। और यह जो योजना थी ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाई गई। 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपए की इसमें मासिक पेंशन दी जाएगी। अब बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई। देश के सभी किसानों को 6,000 रुपए प्रत्यक्ष आय सहायता, एक वित्तीय वर्ष में 2-2 हज़ार रुपए का 3 समान किस्तें इसका क्या होगा, उद्देश्य होगा। और कृषि और कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस योजना की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 को हुई। इसका उद्देश्य था कि 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की जमीन है, वही योजना का क्या होगा, पात्र होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इसके बाद पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरुआत हुई। उद्देश्य था कि देश में छोटे व्यापारियों और रेहड़ी वालों को 10,000 का क्या देना, ऋण देना। और कौन से मंत्रालय के द्वारा इस योजना की पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत हुई, तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। बात करें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, तो शुरुआत 10 सितंबर 2020 को हुई। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो उद्देश्य था वो था कि इस योजना के तहत क्रेडिट कार्ड धारक किसानों को मछुआरों के बिना किसी गारंटी के 2 लाख तक का क्या दिया जाना, लोन देना। और ये जो शुरुआत की गई है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा की गई है। पीएम वाणी योजना, जिसकी शुरुआत 9 दिसंबर 2020 को हुई। सभी सार्वजनिक स्थल पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराना पीएम वाणी योजना की क्या है, उद्देश्य है। और इसे संचार मंत्रालय एवं दूरसंचार विभाग द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। पीएम मित्र योजना 2023 में शुरुआत हुई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंटीग्रेट इकोसिस्टम प्रदान करना और 7 टेक्सटाइल पार्कों का निर्माण करना ही पीएम मित्र योजना का क्या है, उद्देश्य है। और इस योजना को शुरू किसने किया है, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद
बात करते हैं अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को शुरू किया गया। अग्निवीरों को 4 साल के लिए 3 सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती कराना। शुरुआत अग्निपथ योजना की किसके द्वारा की गई है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। इसके बाद अगली योजना देखें नमस्ते योजना, जिसका नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम। तो 2022 में ये नमस्ते योजना की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों की मौतों को रोकना और उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए। और कौन से मंत्रालय द्वारा नमस्ते योजना का प्रारंभ किया गया? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद बात करें पीएम श्री योजना, 5 सितंबर 2022 को शुरुआत की गई। अगले 5 वर्षों में पूरे भारत के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और नई शिक्षा नीति से जोड़ा जाएगा। यही इसका पीएम श्री योजना का उद्देश्य है और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। अब बात करते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना, 27 दिसंबर 2022 को शुरुआत की गई है। देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना ही अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य है। रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। पहले चरण में मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशन को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, 17 सितंबर 2023 से प्रारंभ। इसका उद्देश्य कारीगरों को कौशल और वित्तीय मदद प्रदान करना। और ये शुरुआत किससे की गई है? प्रारंभ किसने किया है इस योजना को? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं मिष्टी योजना की। तो मिष्टी योजना 2023 और 24 में शुरू की गई है मैंग्रोव वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए और 2023 में बजट में इसकी घोषणा की गई है। नया सवेरा योजना 2023 में शुरू की गई है। अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग के लिए जो शुरू की गई है योजना, उसका नाम है नया सवेरा। और किसके द्वारा की गई है? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। अब हम योजनाएं पढ़ने के बाद बजट की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश बजट 2023-24 पे ध्यान देंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे बजट में, वो पढ़ेंगे नारी शक्ति बजट के बारे में। तो नारी शक्ति बजट में देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के लिए कितना बजट रखा गया है? तो 8,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को स्वावलंबी एवं समर्थ बनाने के लिए हर महीने 1,000 रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी योजना जो कि नारी शक्ति से संबंधित है, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन। तो इसके लिए कितना रखा गया है? तो इसके लिए जो रखा गया है वो कितना रखा गया है? 1535 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उद्देश्य क्या है कि समाज के वृद्ध एवं असहाय महिलाओं को आर्थिक सहयोग के रूप में 600 रुपए प्रतिमाह का क्या किया जाएगा? भुगतान किया जाएगा। इसके बाद हम तीसरी योजना की ओर चलें अगर नारी शक्ति बजट के, तो उसमें तो कन्या विवाह और निकाह योजना। कन्या विवाह एवं निकाह योजना में 80 करोड़ रुपए बजट में रखे गए हैं, जिसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह के लिए 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री लाडली योजना, ये चौथी योजना है जो हम नारी बजट में पढ़ रहे हैं, नारी शक्ति बजट में पढ़ रहे हैं। इसके लिए 929 करोड़ रुपए बजट में रखे गए हैं, जिसका उद्देश्य है कन्या के जन्म होने पर उसकी पोषण और शिक्षा की पूरी व्यवस्था करना पहली जिम्मेदारी है। नेक्स्ट योजना अगर हम देखें तो छात्रवृत्ति गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना। ये दोनों योजनाओं के लिए कितने रुपए रखे गए हैं? तो 83 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और इसका उद्देश्य है कि बेटियों के लिए स्कूल शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। तो ये तो रही बात नारी शक्ति बजट के बारे में, जिसमें हमने देखा कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत कितना बजट रखा गया? 8,000 करोड़ का। वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन के तहत कितना रखा गया है बजट? तो 1535 करोड़ का। कन्या विवाह एवं निकाह के तहत 80 करोड़ का। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़। और छात्रवृत्ति गाँव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना के लिए कितना रखा गया है? तो 83 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अब हम बात करते हैं कृषि बजट में। तो अगर हम कृषि बजट को देखें तो ऊर्जा सब्सिडी कितने की दी गई है बजट में? 13,000 करोड़ रुपए की। उद्देश्य क्या है? सिंचाई में विद्युत खपत के लिए सब्सिडी है। फिर इसके बाद सहकारी बैंक में अगर हम बात करें कृषि बजट में, तो कितना रुपए रखा गया है? 1,500 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या है? डिफॉल्टर कृषकों को ऋणों के समाधान हेतु। और तीसरी योजना देखिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। इसके लिए कितना रखा गया? तो 3,200 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या है? किसानों को सम्मान निधि के रूप में 4,000 रुपए प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता देना। फसल बीमा के तहत 2,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं बजट में। और उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई हेतु। और मुख्यमंत्री मिलेट मिशन योजना में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री मिलेट मिशन चलाया गया है बजट में। इसके लिए भी क्या किया गया है? फसल बीमा और मुख्यमंत्री मिलेट मिशन के तहत क्या किया गया? 2,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके बाद चलते हैं शिक्षा बजट। शिक्षा बजट में अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना। उद्देश्य क्या है? लगभग 5,000 विद्यालयों में कक्षा 12वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए। उसके बाद सीएम राइज योजना। सीएम राइज के लिए कितना रुपए रखा गया है? तो बजट में तो 3,230 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उद्देश्य क्या है? उच्च गुणवत्ता एवं सर्व संसाधन युक्त विद्यालयों की स्थापना करना। पीएम श्री योजना के तहत 277 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उद्देश्य मौजूदा स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना। उच्च शिक्षा कॉलेज निर्माण के लिए 687 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उद्देश्य विश्व बैंक, रूस एवं राज्य के संसाधनों में महाविद्यालयों का क्या करना? भवन निर्माण करना। इसके बाद बात करते हैं सांस्कृतिक पुनरुत्थान बजट के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एकात्म धाम। इसके लिए कितने रुपए रखे गए बजट में? 350 करोड़ रुपए रखे गए। उद्देश्य था आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के माध्यम से आचार्य शंकर के जीवन दर्शन के प्रसार एवं आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति की क्या करना? स्थापना करना। दूसरा है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जिसका उद्देश्य क्या रखा गया है? तीर्थ यात्रा वायुयान से भी कराई जाना प्रस्तावित किया गया है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत किया गया है कि वायुयान से भी क्या की जाएगी? तीर्थ यात्रा कराई जाएगी।
अब हम बात करते हैं युवा शक्ति बजट 2023 में। इसमें पहली चीज़ जो योजना देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं अप्रेंटिसशिप योजना, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उद्देश्य है युवाओं को उद्योगों में अप्रेंटिसशिप के लिए स्टाइपेंड राशि उपलब्ध कराया जाना। तो ये क्या है, इनका उद्देश्य अप्रेंटिसशिप योजना का, जिसमें 1000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके बाद ग्लोबल स्किल पार्क के लिए 450 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उद्देश्य क्या है कि भोपाल में स्किल पार्क निर्माणाधीन ग्वालियर, सागर, जबलपुर एवं रीवा में अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किया जाना क्या है, प्रस्तावित है। तो ग्लोबल स्किल पार्क के लिए कितना 450 करोड़ रुपए रखे गए। इसके बाद खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 738 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या है कि खेल और एवं प्रतिभागियों को बेहतर सुविधाएं देने हेतु 2022-23 में 2.5 गुना बजट का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए 200 करोड़ रुपए रखे गए। युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंक के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर कोलेट्रल मुफ्त ऋण उपलब्ध कराना ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति का उद्देश्य है। इसके बाद शहरी आजीविका मिशन, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए। उद्देश्य है कि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार प्रदान कराना। इसके बाद बात करते हैं ग्रीन बजट के बारे में। ग्रीन बजट में पहला अभियान देखते हैं, अंकुर अभियान, जिसका उद्देश्य है वृक्षारोपण का स्वैच्छिक अभियान। 38,62,000 पौधे लगाने का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है अंकुर अभियान के अंतर्गत। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, जिसका उद्देश्य है शासकीय वाहनों का प्रतिस्थापित यथासंभव इलेक्ट्रिक व्हीकल से किया जाना। और इसका विशेष क्या है कि सांची को सौर ऊर्जा शहर बनाया गया है। तो स्पेशल चीज यही है कि सांची को सौर ऊर्जा क्या बनाया गया है, शहर बनाया गया है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा बजट के बारे में। तो ऊर्जा बजट को अगर हम देखें 2023-24 को, तो ऊर्जा की बजट कितना रखा गया है, तो 18,242 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वर्ष 2022 में प्रदेश के कुल विद्युत क्षमता कितनी है, 28,000 मेगावाट है। और नवीकरणीय ऊर्जा मामले में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो 8वां स्थान है मध्य प्रदेश का। और पवन ऊर्जा में मध्य प्रदेश का स्थान कितना है, तो 8वां। सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश का स्थान कितना है, तो 4था। और बायोमास ऊर्जा में मध्य प्रदेश का स्थान जो है वो कितना है, दूसरा। लघुपन बिजली में मध्य प्रदेश का स्थान कैसा है, चौथा है। और वर्ष 2022 में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता, तो 2022 में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता 1185 किलोवाट है। तो इस तरीके से हमने देख लिया है कि नवीकरणीय ऊर्जा मामले में अगर मध्य प्रदेश का स्थान देखें तो 8वां, पवन ऊर्जा में 8वां, सौर ऊर्जा में चौथा, बायोमास ऊर्जा में दूसरा, और लघुपन बिजली में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, चौथा स्थान है। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र बजट 2023 की। तो स्वास्थ्य क्षेत्र अधोसंरचना के लिए 2,337 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उद्देश्य क्या है, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर नवीन चिकित्सालयों का निर्माण करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 3,996 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं एवं चिकित्सा कार्मिकों की व्यवस्था करना। आयुष भारत के तहत कितना रुपए रखा गया, तो 953 करोड़ रुपए। उद्देश्य निर्धन नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान कराना। इसके बाद प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 350 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और इसका उद्देश्य है नवीन चिकित्सालयों का क्या कराना, निर्माण कराना। इसके बाद देखें अगर, तो डिजिटल पहल बजट में 2023 में तो पीएम गति शक्ति डाटा सेंटर के लिए कितना रुपए रखा गया है, तो 40 करोड़ रुपए। और उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर भोपाल का क्या किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर भोपाल का विस्तारीकरण करा जाएगा। मध्य प्रदेश में आईटी पार्क की स्थापना के लिए 70 करोड़ रुपए बजट में रखे गए हैं। और उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास एवं निवेश को आकर्षित करने हेतु क्या किया गया है, ये आईटी पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके बाद अगर देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन के लिए कितने रुपए रखे गए हैं, 10 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या है, निवेश करने वाली पात्र सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों की क्या करना, सहायता करना। अब अगला बजट हम देखें तो सुदृढ़ ग्राम बजट 2023 देखते हैं। तो अगर इसमें देखते हैं तो सबसे पहले मिशन देखते हैं जल जीवन मिशन, जिसके लिए 7,331 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल से जल पहुंचाने का अभियान है। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8,000 करोड़ रुपए बजट में रखे गए हैं, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराना। फिर तीसरा अगर हम योजना देखें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में, जिसमें 1,826 करोड़ रुपए रखे गए हैं बजट में। और उद्देश्य क्या है कि ग्राम को मुख्य सड़क मार्गों से जोड़कर आवागमन की सुविधा। तो अभी हमने पढ़ा प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत कितने रुपए रखा गया था, 8,000 करोड़ रुपए। उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराना। और ग्राम सड़क योजना के लिए कितना रखा गया, 1,826 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और ग्रामों को मुख्य सड़क मार्गों में जोड़ना ही इसका क्या है, उद्देश्य है। इसके बाद निर्मल भारत योजना की बात करते हैं तो निर्मल भारत योजना में 300 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के परिवेश को स्वच्छ एवं निर्मल बनाए जाने हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रम है। इसके बाद राष्ट्रीय आजीविका मिशन, जिसके तहत 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के युवक युवतियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत कितने रुपए रखे गए हैं, 3500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उद्देश्य है ग्रामीण युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। इसके बाद बात करते हैं नगरीय विकास बजट के बारे में। तो 2.0 अमृत 2.0 के लिए कितना रखा गया है, 374 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या है, जल प्रदाय योजना एवं सीवेज परियोजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितना रखा गया था, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास के तहत सुदृढ़ ग्राम बजट में जो रखा गया था वो 8,000 करोड़ रुपए रखा गया था। लेकिन अगर हम नगरीय विकास बजट की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने रुपए रखे गए हैं, 2,800 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उद्देश्य है आवासहीन शहरी परिवारों को सुविधा युक्त आवास उपलब्ध कराना। नगरीय निकायों को अनुदान कितना नगरीय निकायों को अनुदान के लिए कितना बजट रखा गया है, तो 8,385 करोड़ रुपए।
उद्देश्य है नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं हेतु नगरीय निकायों का क्या करना, नगरीय निकायों को अनुदान देना। मेट्रो ट्रेन के लिए कितना, तो मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रुपए। उद्देश्य है कि इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के परिचालन से शहरी परिवहन को क्या किया जाएगा, सुगम बनाना उद्देश्य रखा है। इस वजह से मेट्रो रेल के लिए कितना करोड़ रुपए बजट में रखा गया है, 710 करोड़ रुपए। इसके बाद पर्यटन क्षेत्र बजट देखें 2023 का, तो पर्यटन अधोसंरचना विकास के लिए 122 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उद्देश्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करना। हवाई अड्डों एवं हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए 80 करोड़ रुपए। उद्देश्य हवाई मार्ग परिवहन बढ़ाने के लिए। पर्यटन नीति का क्रियान्वयन के लिए कितना रखा गया है, तो 48 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और उद्देश्य क्या है कि पर्यटन में व्यवसाय एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता। ग्रामीण पर्यटन के लिए जो उद्देश्य रखा गया है वो क्या है, पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश से परिचित कराने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन की संभावना को क्या करना, विस्तार करना। इसके बाद मध्य प्रदेश उद्योग बजट की बात करें तो निवेश प्रोत्साहन कितना है, 1740 करोड़ रुपए। उद्देश्य है कि औद्योगिक इकाइयों को निवेश प्रोत्साहन हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करना। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए 20 करोड़ रुपए। उद्देश्य है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन। और स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 11 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उद्देश्य है कि राज्य में उद्यमशीलता की संस्कृति को विकसित करने के लिए अनुकूल परिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना। 51 इंक्यूबेटर सेंटर बनाए जाएंगे, जिनका उद्देश्य है कि वर्तमान में प्रदेश में कार्यरत लगभग 51 इंक्यूबेटर सेंटर्स के माध्यम से स्टार्टअप्स को क्या मिल सके, प्रोत्साहन दिया जा सके। इसके बाद अगर बात करें तो जनजातीय विकास बजट के बारे में अगर हम देखें तो इसमें अगर देखें तो सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उद्देश्य है जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का अभियान है ये। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आवास देने के लिए 200 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उद्देश्य है छात्र छात्राओं को आवास उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक सहायता। इसके बाद छात्रवृत्ति के लिए 728 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उद्देश्य है जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति। आहार अनुदान योजना के तहत 300 करोड़ रुपए। उद्देश्य बैगा भारिया सहरिया जनजाति वर्ग की महिलाओं को पोषण भत्ते के लिए हर महीने 1000 रुपए की राशि दी जाती है। युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता के लिए कितना दिया गया है, 60 करोड़ रुपए। और उद्देश्य है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना, वित्त पोषण योजना और टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। इन सभी के लिए, इन योजनाओं के लिए क्या किया गया है, 60 करोड़ रुपए क्या किए गए हैं, बजट में रखे गए हैं। अब अगर इसे हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो हम देखें मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के लिए कितना रखा गया है, 8000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना के लिए कितना रखा गया, तो 1535 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कन्या विवाह एवं निकाह योजना के लिए कितना रखा गया है, तो 80 करोड़। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए। छात्रवृत्ति गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना के लिए 83 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और उसके बाद बात करें प्रसूति सहायता के लिए 400 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 660 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अप्रेंटिसशिप योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए। ग्लोबल स्किल पार्क के लिए 450 करोड़ रुपए रखे गए हैं। स्वरोजगार योजना के लिए 252 करोड़ और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 738 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए 100 करोड़ रुपए। शहरी आजीविका मिशन के लिए कितना, 100 करोड़ रुपए। ऊर्जा सब्सिडी के लिए 13,000 करोड़ और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए कितना रखा गया, 3200 करोड़। इसके बाद पशुपालन एवं गौ संवर्धन आदि के लिए 1491 करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कंप्यूटरीकरण करने के लिए 80 करोड़ रुपए। फसल बीमा के तहत 2000 करोड़। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत 97 करोड़। सीएम राइस योजना के तहत हमको ध्यान रखना है कि 3230 करोड़ रुपए क्या रखे गए हैं, बजट में रखे गए हैं। एकात्म धाम के लिए कितना रखा गया है, 3.5 करोड़ रखा गया है। इसके बाद इंदौर बॉन्ड के लिए 244 करोड़। वनीकरण के लिए 1774 करोड़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3996 करोड़। मध्य प्रदेश में IT पार्क की स्थापना के लिए 70 करोड़ रुपए। सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन के लिए 10 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के लिए 7331 करोड़ रुपए रखे गए हैं बजट में। प्रधानमंत्री आवास के लिए 8000 करोड़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1826 करोड़। निर्मल भारत के लिए 300 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए कितना रखा गया है, 660 करोड़। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए 3300 करोड़। मुख्यमंत्री जन आवास के लिए 100 करोड़। स्वच्छ भारत के लिए 171 करोड़। मेट्रो ट्रेन के लिए 710 करोड़ रुपए बजट में रखे गए हैं और देवारण्य योजना के लिए कितना रखा गया है, 10 करोड़ रुपए हमारे बजट में रखे गए हैं। अब हम जो परीक्षा धाम से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे होगा, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 होगा। तो इसमें पहला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में 48 विभागों की 696 सेवाओं को अधिसूचित किया जा चुका है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, जनवरी 2023 तक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल एवं अन्य विभागीय पोर्टल के माध्यम से 548 सेवाएं ऑनलाइन प्रदाय की जा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सीएम हेल्पलाइन के द्वारा वर्ष 2014 से जनवरी 2023 की अवधि में 2 करोड़ 5 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से 98.8% का निवारण क्या किया गया है, कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो डिजिटल जिला कार्यक्रम के अंतर्गत 3 जिले बैतूल, इंदौर और विदिशा ने 100% वित्तीय डिजिटल जिले का दर्जा हासिल किया है।
तो अगर हम देख रहे हैं तो डिजिटल जिला कार्यक्रम के अंतर्गत 3 जिले बैतूल, इंदौर और विदिशा ने 100% वित्तीय डिजिटल जिले का क्या किया है, दर्जा हासिल किया है। मध्य प्रदेश की विद्युत क्षमता वर्ष 2022 में 28,000 मेगावाट हो गई है। तो विद्युत क्षमता जो है वर्ष 2022 में कितनी हो गई है, मध्य प्रदेश की 28,000 मेगावाट हो गई है। अब इसके बाद बात करें प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता वर्ष 2022 में कितनी है, तो 1184.9 किलोवाट जो है वो क्या है, किलोवाट आवर तो हो गई है। तो प्रति व्यक्ति बिजली की जो उपलब्धता है वर्ष 2022 में कितनी हो गई है, 1184.9 किलोवाट हो गई है। इसके बाद बात करते हैं दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश सरकार ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ई कुबेर के साथ क्रियान्वित किया है। तो दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश सरकार ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ई कुबेर के साथ क्या किया है, क्रियान्वित किया गया है। अनमोल ऐप गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व जांच हेतु तैयार किया गया। तो अनमोल ऐप किससे रिलेटेड है, तो गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व जांच के लिए क्या है, अनमोल ऐप बनाया गया है। मध्य प्रदेश में ड्राई पोर्ट की संख्या कितनी हो गई है, तो ड्राई पोर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो संख्या कितनी हो गई है, 3 हो गई है। पहला पीथमपुर जो कि धार में है, मंडीदीप रायसेन में और टिही जो है वो कहाँ पे है, इंदौर में है। तो ये 3 जगहों पे ड्राई पोर्ट की क्या की गई है, स्थापना की गई है। इसके बाद मध्य प्रदेश के राज्य एक सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, तो राज्य सकल घरेलू उत्पाद में जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है वो 36.32% है। फिर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर भोपाल और जबलपुर में प्रस्तावित है। तो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर जो है वो कहाँ प्रस्तावित है, तो भोपाल में और जबलपुर में। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निगम, तो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला जो नगर निगम है वो कौन सा है, इंदौर है। मध्य प्रदेश में 5G की शुरुआत महाकाल लोक उज्जैन से की गई है। ई बाइक परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई है, भोपाल से की गई है। इंदौर में परिधान पार्क प्रस्तावित है। तो परिधान पार्क कहाँ प्रस्तावित है, इंदौर में। मध्य प्रदेश में रेल ट्रैक की कुल लंबाई 5,150 किलोमीटर है। रेल ट्रैक की लंबाई के मामले में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो रेल ट्रैक की लंबाई के बारे में मध्य प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट, गांव की बेटी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 500 रुपए प्रति माह अधिकतम 10 माह के लिए दिया जाता है। तो गांव की बेटी योजना का उद्देश्य क्या है, 500 रुपए प्रति माह अधिकतम कितने महीने के लिए, 10 माह के लिए दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं टांटिया भील की बलिदान भूमि पताल पानी में नवतीर्थ स्थल और एक ध्यान केंद्र क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता 2022 में 45 लाख हेक्टेयर हो गई है। इसमें 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर करने का क्या किया गया है, लक्ष्य किया गया। तो 45 लाख हेक्टेयर थी, अभी 65 लाख हेक्टेयर करने का क्या किया गया है, लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अब तक 3.85 करोड़ बैंक खाते क्या किए गए हैं, खोले गए हैं। 2020-21 में मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर, तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो कृषि विकास दर कितनी रही है, 18.69% रही है। और फसल क्षेत्र में अगर हम बात कर रहे हैं तो वृद्धि कितनी हुई है, तो फसल क्षेत्र में 5.46% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अब तक 118 ग्राम पंचायतों का क्या किया गया है, चयन किया जा चुका है। इसके बाद देखें तो अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि में मध्य प्रदेश को 1560 करोड़ 2008 यूएस मिलियन डॉलर क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। इसके बाद मध्य प्रदेश में सितंबर 2022 तक 71.68 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। वर्ष 2022 जून से सितंबर तक 1131.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य वर्षा से 22.44% क्या रही है, अधिक रही है। तो अगर हम बात कर रहे हैं वर्ष जून से सितंबर तक, तो कितनी मिलीमीटर वर्षा जो है वो दर्ज की गई है, तो 1131.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य वर्षा से कितने 22.44% क्या है, अधिक रही है। दूध उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2020-21 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 591 ग्राम प्रतिदिन है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2020-21 में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 32 अंडे प्रतिवर्ष रही है। प्रचलित भाव पर मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय, अगर हम बात करें प्रचलित भाव पर, तो मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, तो कितनी आंकी गई है, तो आंकी गई है 1,40,583 रुपए आंकी गई है। और स्थिर भाव पर मध्य प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी आंकी गई है, तो स्थिर भाव पे 65,023 रुपए जो है वो आंकी गई है। तो अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में बैंकिंग व्यवस्था के बारे में, तो हम देखें तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी है, 34 है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी है, 34 है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितने हैं, 2, एक मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और दूसरा कौन सा है, मध्यांचल ग्रामीण बैंक। तीसरा राज्य सहकारी बैंक की जो संख्या है वो कितनी है, 1 है। अपेक्स बैंक के नाम से जाना जाता है, विशेष है जो कि अपेक्स है। फिर इसके बाद जिला केंद्रीय बैंकों की संख्या 38 है। लघु वित्तीय बैंकों की संख्या 8 है और भुगतान बैंकों की संख्या कितनी है, 3 है। भुगतान बैंक में कौन कौन से, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक, ये भुगतान बैंक है। तो अगर अब हम बात करें स्वास्थ्य क्षेत्र आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की, तो शिशु मृत्यु दर कितने हैं आंकड़े अगर हम देखें तो हर 1000 बच्चे में 43 बच्चे की क्या हो रही है, शिशु की मृत्यु हो रही है। तो शिशु मृत्यु दर कितनी है, 43 है। मातृ मृत्यु दर कितनी है, तो वो 173 है, 173 है। और ये जो मातृ मृत्यु दर है वो कितने लोगों में काउंट किया जा रहा है, तो वो 1 लाख में काउंट किया जा रहा है। जन्म दर कितनी है, 24.1% है। मृत्यु दर कितनी है, तो 6.5% है। कम वजन वाले बच्चे 42.8%, कम ऊंचाई वाले बच्चे 42% और दुबलापन वाले बच्चे 25.8%।
अब हम बात करते हैं केंद्रीय आर्थिक समीक्षा यूनियन इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। तो अगर हम देखें तो 21 जनवरी 2023 की आर्थिक समीक्षा 2022-23 संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा हमेशा जो है वो बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया। तो आर्थिक समीक्षा जो 2022-23 की हम बात कर रहे हैं, ये वित्त मंत्रालय के मुख्य जो आर्थिक सलाहकार हैं, जिनका नाम है वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा क्या किया गया है, तैयार किया गया है। इसके बाद वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर जो है वो 6.0 से 6.8% रहने का क्या किया गया है, अनुमान लगाया गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 तक कितनी हो गई थी, 7.2% हो गई थी। अब अगर हम बात करें तो वित्त वर्ष 2023 में विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत का विकास अनुमान अगर लगाएं तो मूडीज के द्वारा विकास दर कितना लगाया गया है, 6.1%। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कितना लगाया है अनुमान विकास दर का, तो 6.7%। आरबीआई के द्वारा 6.8%, IMF के द्वारा 6.8%, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.9%, इक्रा के द्वारा 7.2%, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा 8.7% और फिच के द्वारा 10.3% जो है ये भारत का क्या लगाया गया है, विकास अनुमान लगाया गया है। और इन सभी एजेंसियों द्वारा भारत का औसत विकास दर जो दर्ज किया गया है या अनुमानित किया गया है वो कितना है, 6.9% है। क्रय शक्ति क्षमता जो है तो अगर के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी क्या है, अर्थव्यवस्था है। अगर हम पीपी के हिसाब से देखते हैं, पीपीपी के हिसाब से देखें तो भारत जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी क्या है, अर्थव्यवस्था है। बाजार विनिमय दरों में पांचवी सबसे बड़ी क्या है, अगर हम विनिमय दरों में देखते हैं तो पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2023 से 27 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का क्या किया जा चुका है, निर्माण किया जा चुका है। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का नेट जीरो संकल्प किया है। तो कब तक के लिए किया है शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य, तो 2070 तक किया है। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया है। तो क्या किया गया है, पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन क्या किया गया है, शुरू किया गया है। अब अगर देखें तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक लगभग 7,204 मिलियन टन है, जहां अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक कार्बन स्टॉक, उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान है। तो अगर हम कार्बन स्टॉक की बात करें तो पहले नंबर पर कौन है, अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, मध्य प्रदेश है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगस्त 2022 तक भारत के 18 राज्यों में 75,796.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 53 टाइगर रिजर्व फैले हैं, जो जंगली बाघों की वैश्विक आबादी का 75% इसमें रहते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी कितनी है, तो भारत में जो एशियाई शेरों की आबादी 674 है और 12,852 क्या है, तेंदुए हैं। पूरे विश्व में 60% से अधिक हाथियों की आबादी कहाँ पे है, भारत में है। कृषि वर्ष 2018-19 के बाद से खरीफ रबी समेत सभी फसलों के लिए MSP क्या दिया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो प्रारंभ है वो कब से किया गया था, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो प्रारंभ है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है कि 1998 से किसान क्रेडिट कार्ड योजना का क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। अब अगर हम बात करें तो 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 2021-22 में जैविक खेती के तहत लाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 को क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज घोषित किया गया वर्ष 2023 को, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। इसके बाद सहकार से समृद्ध विजन को साकार करने के लिए जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की क्या की गई है, स्थापना की गई है। कब की गई है, जुलाई 2021 में। इसके बाद अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। हैंडसेट का उत्पादन वित्त वर्ष 2021 से 29 करोड़ यूनिट भारत ने कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो भारत विश्व की सबसे अधिक जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करने वाला देश है, जो मात्रा के आधार पर वैश्विक आपूर्ति में 20% की क्या करता है, हिस्सेदारी रखता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो फार्मास्यूटिकल्स और फार्मा उद्योग में भारत दुनिया में तीसरे और मूल्य के आधार पर 14वें स्थान पर आता है। वित्त वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र में 9.1% की दर से बढ़ने का क्या किया गया है, अनुमान लगाया गया है। और वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सेवा निर्यात जो है वो कितना है, 254.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अब बात करें तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा की सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, तो भारत को 7वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। कौन सी रिपोर्ट के साथ हिसाब से, विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार। बीमा कंपनियों ने FDI की सीमा 49% से बढ़कर कितना कर दिया, 74% कर दी गई है, 74% कर दिया गया है। दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। नवंबर 2022 तक भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था। तो अगर हम 2022 तक बात करें तो भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था। इसके बाद सितंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया है, तो विदेशी ऋण कितना है, 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल, सबसे, तो अगर हम बात करें विद्युत उत्पादन में तो सबसे बड़ा हिस्सा भारत का अगर हम बात करें तो किसका है, थर्मल का है। दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो अक्षय ऊर्जा। तीसरे स्थान पे जो सबसे बड़ा हिस्सा है तो वो किसका है, हाइड्रो का है। तो अगर हम देखें तो थर्मल का कितना हिस्सा 59.1% और अक्षय ऊर्जा का कितना है 27.5% और अगर हाइड्रो का देखते हैं तो 11.7% है। इसके बाद वित्त वर्ष 2023 में 4060 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कों का क्या हुआ है, निर्माण किया जा चुका है। राष्ट्रीय जलमार्गों की सबसे अधिक लंबाई कहाँ पे है, तो राष्ट्रीय जलमार्गों की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक लंबाई पश्चिम बंगाल में है। हाल ही में 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, जिसमें देश में जो ये नेशनल वाटर हाईवे की जो कुल संख्या है वो कितनी हो गई है, तो 111 हो गई है। इसके बाद अगर हम देखें तो भारत में कुल टेली घनत्व 84.8% है, जिसमें दिल्ली में सबसे अधिक 270% और बिहार में सबसे कम 55.4% है। तो हम किसकी बात करें, टेली घनत्व की बात कर रहे हैं। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिलाड़ी प्रवेश परीक्षा का नाम CUET है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है, CUET है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगर आपको स्नातक प्रवेश के लिए जो एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा होती है उसका नाम क्या रखा गया है, CUET रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर अगर हम बात करें तो विश्व के बैंक के अनुसार वर्ष 2022 के शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता, तो शीर्ष स्थान पर कौन है, भारत है, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। उसके बाद मैक्सिको है और तीसरे नंबर पे कौन है, चीन है। इसके बाद बात करें तो भारत में टॉप 3 FDI जो है निवेश करने वाले जो है फॉरेन, तो हम देखें तो कौन है, सिंगापुर है, फिर दूसरे नंबर पे मॉरिशस और तीसरे नंबर पे कौन है, UAE है। और भारत में टॉप 3 FDI आकर्षित करने वाले जो क्षेत्र हैं वो कौन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सेवा, और कौन सा है तीसरा क्षेत्र जो है वो कौन सा है, व्यापार का क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं भारत में रैंकिंग के बारे में। तो दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, पहला है। वैक्सीन निर्माण में पहला। दोपहिया और तिपहिया वाहनों के निर्माण में भारत का स्थान पहला। मोबाइल फोन निर्माण में अगर हम बात करें तो कौन सा स्थान है, दूसरा। कच्चे इस्पात के उत्पादन में दूसरा स्थान है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तीसरा स्थान है। अंडा उत्पादन में तीसरा। फार्मास्यूटिकल्स और फार्मा उद्योग में तीसरा स्थान है। रेलवे नेटवर्क में चौथा। यात्री गाड़ियों के निर्माण में चौथा स्थान है। विदेशी मुद्रा भंडार में छठा स्थान है। विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में 7वां स्थान है। मांस में 8वां और विश्व व्यापार के सेवा आयात में हम अगर बात करते हैं तो 10वां और विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। अब हम बात करते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्यों के बारे में कि आखिर कब तक का वो लक्ष्य रखा गया है। तो उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का जो लक्ष्य है ये कब का रखा गया है, 2023 तक का। कालाजार जिसे क्या कहा जाता है, लीशमैनियासिस रोग कहा जाता है, को पूरी तरह से जो खत्म करने का, समाप्त करने का लक्ष्य है वो कब तक रखा गया है, तो लक्ष्य रखा गया है 2023 तक का। इसके बाद बात करें तो ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी का रेल नेटवर्क से जोड़ने का जो लक्ष्य है वो कब तक, 2023 तक। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग का लक्ष्य कब तक, 2024। हर घर नल से जल की आपूर्ति का लक्ष्य 2024। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2024। सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य जो है वो कब रखा गया, 2024। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कब, 2025 तक। भारत को टीवी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2025 तक। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, ये 2025 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 230। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाने का लक्ष्य जो है वो कब तक, 2030 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य क्या है, 2030 तक। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 और भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2030 तक। और भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य भी कब तक रखा गया है, 2030 तक। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये जो भी एक सेशन था हमने अपना कंप्लीट किया। अगर आपको ये सेशन अच्छे लगे हों, पसंद आए हों और आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।